सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम है कार्तिकेय और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक, तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स जो है वो हमारे इस चैप्टर में हमें मदद करेगा जीरोस को फाइंड करने में। ठीक, तो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें 2.2 में हम लोग को फैक्टराइजेशन के साथ साथ कुछ हमें जीरोस पता करने होंगे। उन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स का इस्तेमाल करके हम वहां पर कुछ सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में पता कर रहे होंगे। तो हम लोग सीखते हैं कि सबसे पहली चीज कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। आई होप आपने क्लास 9th में फैक्टराइजेशन सीखा होगा। अगर नहीं सीखा तो फिर से कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे से फैक्टराइजेशन को सीख लेंगे। फैक्टराइजेशन को मैंने यहाँ तीन स्टेप्स में बांट दिया है। जो पहला स्टेप है वो है कॉमन फैक्टर ढूंढना, या फिर बोले तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना। दूसरा स्टेप है जो हमारा वो ग्रुपिंग करना, ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स की ग्रुप करना हमें दूसरा स्टेप है। और तीसरा स्टेप हमारा सबसे फेवरेट जो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। ठीक, तो हमें ये तीन स्टेप्स को फॉलो करना है और हम कोई भी फैक्टराइजेशन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला है हमारा कॉमन फैक्टर के थ्रू हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। ओके, तो कॉमन फैक्टर के थ्रू कैसे फैक्टराइजेशन करना है, तो दिस मेथड इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। क्या करना होगा हमें? ग्रेटेस्ट कॉमन का क्या मतलब है? हमारे पास जितने भी टर्म दिए हैं उन टर्म में से हमें यह देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है ऐसी जिनको मैं कॉमन ले सकता हूं दोनों टर्म से। तो उसी को मैं क्या बोलूंगा? ग्रेटेस्ट कॉमन। ठीक है, तो जो दो या दो से ज्यादा टर्म्स हमारे पास दिए हैं उसमें हमें देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है जो हमें दोनों टर्म से कॉमन ले सकता हूं, बाहर निकाल सकता हूं। ठीक, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, फैक्टर द पॉलिनोमियल 6x² + 9x। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो देखिए, जब भी हम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कर रहे होंगे तो ज्यादातर कंडीशनों में हम ज्यादातर उसमें क्या करेंगे? सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू को फाइंड करेंगे और दो ही टर्म हमारे पास होंगे। तो जैसे यहाँ दो टर्म है तो आप खुद सोचिए यहाँ कौन सी ऐसी वैल्यू है जो हम दोनों टर्म से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सोचने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है तो कोई बात नहीं, हर एक टर्म को हम क्या करेंगे? थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे 6 कैसे आया होगा? तो 6 दरअसल आया होगा 2 × 3 के फॉर्म में, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को मैं क्या कर सकता हूँ? x × x लिख सकता हूँ। प्लस 9 कैसे आया होगा? तो 9 ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 3 और एक बार x, ऐसे कुछ मैं लिख सकता हूँ। ठीक, अब इसमें देखिए आपकी कौन सी ऐसी वैल्यू है जो आप इसमें कॉमन ले सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू मतलब जो दोनों के पास सबसे बड़ी वैल्यू जो हम बाहर निकाल सकते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट में हम लोग देखते हैं। तो कांस्टेंट में यहाँ क्या है हमारा? 3। तो 3 देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी मौजूद है, तो मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ। उसके बाद कौन सी ऐसी वैल्यू है जो मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ? तो x में देखेंगे तो x यहाँ पर एक x है और यहाँ पर 2x है। तो हम ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स कितने x को कॉमन ले सकते हैं? एक x को कॉमन ले सकते हैं। तो हमारा जो ग्रेटेस्ट कॉमन हो गया यहाँ पर वो क्या हो गया? 3x। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ क्या हो गया हमारे लिए? 3x हो गया। अगर मैं इसमें से 3x कॉमन ले लिया तो आप खुद सोचिए 3x कॉमन होने के बाद इसमें मेरा क्या टर्म बचा? मेरा बचा 2 बचा। इस बार 2 और यहाँ 2x थे जिसमें से एक x मैंने कॉमन ले लिया तो एक x बचा। प्लस दूसरे वाले में क्या बचा? मैंने एक 3 कॉमन दे दिया तो एक 3 बचा। ठीक है, तो मेरा फैक्टराइजेशन कुछ ये हो गया। ठीक, जैसे यहाँ लिखा है कि ग्रेटेस्ट टर्म हमें फाइंड करना है, जिस जो हमारा क्या आया? 3x आया स्टेप पहले में, स्टेप दूसरे में ये हमारा यही चीज आंसर है, 3x + 2x + 3। 3x ब्रैकेट में 2x + 3, ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को ढूंढ लेंगे। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। ग्रेटेस्ट कॉमन में आपको एकदम से आइडिया आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। मतलब जो दो टर्म दिया उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो हम कॉमन ले सकते हैं उसी को हम ग्रेटेस्ट कॉमन बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा सेम क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट कॉमन फाइंड करने के लिए हम 2-3 क्वेश्चन करते हैं ताकि जो भी हमारी कमी है वो क्लियर हो जाए। तो जैसे यहाँ ये क्वेश्चन है 8x³ + 12x²। तो 8x³ + 12x² को कैसे सॉल्व करेंगे? फिर से जैसे मैं यहां पर देख रहा हूं तो मुझे डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि मैं इसमें से 4x² को कॉमन ले सकता हूं। ठीक, अगर मैं 4x² को कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? 4 × 2 = 8 होता है, तो अंदर 2 बचेगा। और x³ है तो यहां मेरा x² हमने बाहर ले लिया तो सिर्फ क्या बच रहा होगा? सिर्फ x बच रहा होगा। प्लस 12 में से अगर मेरा 4 बाहर चला गया तो क्या बचेगा? 3 बच रहा है। ठीक, तो यहां बच गया 4x² + 2x + 3। तो ये कुछ वैल्यू जो है वो मेरी कॉमन होने के बाद हमारा आंसर आ गया। ठीक, अगर आपको इसमें कुछ परेशानी हो रही है तो हम लोग फिर से हर एक टर्म को थोड़ा सा स्प्लिट करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं टर्म्स को। तो देखिए यहाँ पर मैंने 8x³ को क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2 × 2।
ठीक, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 लिख सकता हूँ यहाँ पर ऐसे। और एक्स क्यूब को क्या कर सकता हूँ, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, क्योंकि एक्स क्यूब है, इसका मतलब क्या है कि उसको मैं एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूँ। 12 को कैसे लिख सकता हूँ, तो 12 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और एक्स स्क्वायर है तो फिर से मैं इसको एक्स इंटू एक्स की टाइप में लिख सकता हूँ। उसमें कॉमन क्या ले सकता हूँ मैं, तो यहाँ डबल 2/2 कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर भी 2/2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 4 मैंने कॉमन ले लिया। अगर मैंने 4 कॉमन ले लिया उसमें कांस्टेंट टर्म्स में से, तो मेरा बचा क्या, मेरा x में क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ और यहाँ भी एक्स स्क्वायर को कॉमन, तो ज्यादा से ज्यादा मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। एक्स क्यूब क्यों कॉमन नहीं ले सकता, क्योंकि एक्स क्यूब मेरा पहले वाले टर्म के पास तो है लेकिन दूसरे वाले टर्म के पास एक्स क्यूब नहीं है, तो मुझे ऐसी चीज कॉमन लेनी है जो दोनों के पास हो और इक्वल हमें बाहर निकालना है दोनों टर्म से, एक से ज्यादा एक से कम नहीं निकाल सकते, तभी तो कॉमन होगा ना। तो इस वजह से हमने इसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया। अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो पहले टर्म के पास मेरे बचा 2 और एक एक्स, तो 2x बचा, और दूसरे टर्म के पास क्या बचा मेरा 3। तो इस तरीके से मेरा ग्रेटेस्ट कॉमन बाहर आ गया और ये बन गया 4x स्क्वायर 2x प्लस 3 के टर्म। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है कि 15x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 5x वाई स्क्वायर, सेम चीज यहाँ पर भी हमें एक एक चीज को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा है 15, तो 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, 3 5 जा 15, और एक्स स्क्वायर तो फिर से हम एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, और वाई क्यूब मतलब वाई इंटू वाई इंटू वाई, ठीक, प्लस 5x इंटू एक्स स्क्वायर को मैं फिर से यहाँ पर x इंटू एक्स लिख सकता हूँ। ठीक, तो मैंने कुछ इस तरीके से इसको लिख दिया। अब इस पे देखते हैं जल्दी से कि हम इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब फिर देखिए आप इसमें ग्रेटेस्ट ज्यादा से ज्यादा ऐसी कौन सी वैल्यू कॉमन ले सकते हैं दोनों टर्म से, तो ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स मैं इसमें से 5 कॉमन ले सकता हूँ, और x में क्या कॉमन ले सकता हूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकता, x ले सकता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है, यहाँ सिर्फ x कॉमन है, तो x इसके पास से भी चला आएगा सेकंड टर्म से भी और फर्स्ट टर्म से भी x बाहर आ जाएगा, तो इस वजह से मैंने x को कॉमन ले लिया। अब दूसरा y में मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, देखिए y यहाँ पर 2 बार मौजूद है और यहाँ 3 मौजूद है, तो हम ज्यादा y में क्या कॉमन ले सकते हैं, मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं वाई स्क्वायर, क्योंकि दोनों के पास वाई स्क्वायर मौजूद है, तो वाई स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। अगर मैं वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो मेरा क्या बचा, तो मेरे पहले टर्म में जो बचा वो कुछ बचा मेरे पहले टर्म में 3 और दूसरे 3x, क्योंकि x एक बार 2 था, यहाँ एक x बचा और एक y बचा यहाँ पर, तो 3xy, और साथ साथ में प्लस दूसरे टर्म के पास मेरा क्या था कि मैंने वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया और एक्स भी कॉमन ले लिया, साथ साथ 5 भी कॉमन ले लिया, सेम चीज कॉमन हो गई, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा। तो इस तरीके से मेरा कुछ ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग कुछ इस तरीके से पता करेंगे। दूसरा क्वेश्चन एक ये आप कीजिए होमवर्क और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए इसका कि आंसर क्या होगा। तो चलिए आगे चलते हैं दूसरे मेथड ऑफ पॉलिनोमियल्स की तरफ, जो है हमारा फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। तो फैक्टराइजेशन ऑफ ग्रुपिंग को हम कैसे सॉल्व करेंगे पॉलिनोमियल्स को, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन ऑफ ग्रुपिंग में हम लोग कैसे करेंगे, तो जैसे आपको टर्म्स या नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, ग्रुपिंग ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा टर्म्स को एक साथ रख दिया जाए या तो उनमें हमें क्या करना होगा, दो दो के ग्रुप बनाने होंगे, ठीक है, डबल डबल के ग्रुप बनाने होंगे, और फिर उन ग्रुप्स में से हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें से हम कोई ग्रेटेस्ट कॉमन को बाहर निकाल सकते हैं, ताकि हमारी जो फैक्टराइजेशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। ठीक, तो आगे चलते हैं, ये देखते हैं कि इस मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द पॉलिनोमियल हैज 4 टर्म्स। ज्यादातर ये मेथड कब इस्तेमाल करी जाती है, जब जो टर्म्स हो वो कितने हो, 4 टर्म हो, एंड 2 ऑफ देम आर शेयर कॉमन फैक्टर। किसी दो टर्म के पास हमारे क्या होना चाहिए, कुछ कॉमन फैक्टर वो शेयर कर रहा होगा, तभी हम क्या करेंगे, इस वाले को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए जो जरूरी है वो क्या है, कॉमन फैक्टर होने चाहिए। किसमें कॉमन फैक्टर होने चाहिए, कि जब हम दो पेयर बना लिए, दो टर्म्स को हमने सेलेक्ट कर लिया, तो उसमें कुछ कॉमन फैक्टर भी होना चाहिए, जो शेयर कर रहा हो कुछ कॉमन फैक्टर, यहाँ जैसे लिखा है तो उनके पास कुछ कॉमन फैक्टर्स होने चाहिए। एंड द अदर टू शेयर द डिफरेंट कॉमन फैक्टर्स, और दो अदर जो है वो कोई दूसरे कॉमन फैक्टर्स को शेयर कर रहे हो। ठीक, तो जल्दी से चलिए और हमें इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि हमें और भी चीजें क्लियर हो जाएं जो हमें नहीं समझ में आ रही। तो फैक्टर द पॉलिनोमियल 12x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3x प्लस 2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो बहुत ही आसान तरीका है मेथड इसको सॉल्व करने का। तो जैसे बताया गया
लिया कि अगर 4 टर्म है तो हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ग्रुपिंग के थ्रू करते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, दो दो के ग्रुप बना लेंगे। जैसे पहला टर्म हमारा ये और दूसरा टर्म ये, तो ये दोनों टर्म्स के हम ग्रुप बना लिए। अब जैसे ग्रुप बना हमारा, तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले टर्म में से आप सोचिए कि ग्रुप बनाने के बाद आप ये सोचिए इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या आप फाइंड कर सकते हैं, एक बड़ी सी बड़ी वैल्यू जो हम इसमें से बाहर निकाल सकते हैं। कुछ है ऐसी बड़ी वैल्यू, तो हाँ ऐसी बड़ी वैल्यू कुछ मिल सकती है इस टर्म से। तो देखिए ये 12x² प्लस 8x, इसके अंदर से अलग हमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना होगा और दूसरे टर्म्स में अलग हमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना होगा। जैसे ही हमारा दोनों ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जुड़ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें ढूंढते हैं कि पहले वाले में क्या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो तो आप देखिए पहले दो टर्म्स पे आप क्या कॉमन ले सकते हैं। तो पहले दो टर्म से आप कॉमन ले सकते हैं 4x। तो 4x अगर पहले दो टर्म से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, पहले टर्म्स के पास बचेगा 3x और दूसरे के पास बचेगा 2। ठीक, प्लस यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से आप 1 कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे तो 3x प्लस 2 बचेगा। अब होल टर्म्स में क्या कॉमन ले सकते हैं आप, तो आप कॉमन ले सकते हैं 3x प्लस 2। अगर 3x प्लस 2 आप यहां से कॉमन ले लेंगे तो आगे क्या बचेगा, अगले टर्म में बचेगा 4x प्लस 1 बच जाएगा। तो इस तरीके से कुछ हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेंगे। इसके और एग्जांपल्स के बारे में आगे डिस्कशन करते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, फैक्टर द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 12। तो इस पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि 4x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 12। तो फिर से हमें यहाँ अगर 4 टर्म दिया है तो हम क्या करेंगे, कौन सा वो इस्तेमाल करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। ठीक, फैक्टराइज बाय ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग करेंगे तो दो दो टर्म्स के ग्रुप बनाएंगे। तो पहला ग्रुप ये है और दूसरा ग्रुप ये। तो पहले ग्रुप में देखिए आप सोचिए क्या कॉमन ले सकते हैं। कांस्टेंट टर्म में तो मुझे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है एक्सेप्ट 1 यहाँ कॉमन हो सकता है। अगर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम उसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 कॉमन ले सकते हैं। तो पहले टर्म से हम क्या कॉमन ले लेते हैं कि 1। ठीक, तो पहले टर्म से 1 कॉमन हो गया एज अ कांस्टेंट में। ये पहला ग्रुप है, मतलब जो पहला ग्रुप था हमारा, और ये दूसरा ग्रुप। ठीक, तो पहले ग्रुप से हमने क्या कॉमन ले लिया, 1 कॉमन ले लिया कांस्टेंट के रूप में। अब दूसरे ग्रुप के बारे में बात करते हैं, सॉरी पहले ही उसमें वेरिएबल के बारे में बात करते हैं कि वेरिएबल क्या कॉमन ले सकते हैं। तो x² है हमारा और यहाँ x³ है, x³ माइनस 3x²। तो ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन ले सकते हैं, मैक्स टू मैक्स हम x² को कॉमन ले सकते हैं। तो हमने क्या कर लिया, x² को कॉमन ले लिया। जैसे x² को कॉमन लिया तो इसका जो पहला टर्म था उसमें x³ है, उसमें से x² अगर बाहर चला गया तो क्या बचेगा हमारे पास x। और दूसरे में 3x² था जिसमें से x² को मैंने कॉमन के लिए बाहर छोड़ दिया, तो दूसरे टर्म्स में मेरा क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ हो गया x² x माइनस 3 प्लस, अब आगे देखिए दूसरा कि 4x माइनस 12। तो 4x माइनस 12 में मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा हम 4x माइनस 12 में 4 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 अगर इसके पास से चला गया तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, और दूसरे वाले टर्म में 4 3 12 होता है, तो वहां से 4 बाहर निकल गया तो हमारा 3 बचेगा। ठीक, अब एक बार देखिए कि पूरे एक टर्म्स में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, जो हमारा इसके इस टर्म के पास भी है हिस्सा और इस टर्म के पास भी है, ऐसा कुछ जो हम कॉमन ले सकते हैं, जो हमारा पहले वाले टर्म के पास भी था और दूसरे वाले टर्म के पास भी है। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज जो दिख रही है, तो यहाँ हमें दिख रही है x माइनस 3। एक्स माइनस 3 पहले टर्म के पास भी है और दूसरे टर्म के पास भी, तो x माइनस 3 मैंने कॉमन ले लिया है। तो जैसे मैंने x माइनस 3 बाहर निकाला तो पहले टर्म्स के पास जो पहला टर्म था उसमें बचा x² और जो दूसरा टर्म था उसमें बचा +4। तो इस तरीके से हम इस फैक्टराइजेशन को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन ये फिर से आपके लिए होमवर्क, आप जरूर इसको करिए और हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए इसका। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ज्यादातर क्वेश्चंस इसी के थ्रू मिलेंगे और आपको मिडिल टर्म तो आना ही आना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं तो। ठीक, तो इसलिए मिडिल टर्म को हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक, तो फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको शब्द जो बोल रहा है उसी से थोड़ी बहुत चीजें क्लियर है कि हमें किसी टर्म को स्प्लिट करना है, तोड़ के लिखना है। ठीक, अब वो तोड़ के कैसे लिखना है इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स के बारे में देखते हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जैसे नाम से ही बहुत क्लियर चीज बोल रहा है ये कि हमें किसी टर्म को स्प्लिट करना है। कौन से टर्म को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को। अब ये मिडिल टर्म है क्या, तो ये मिडिल टर्म दरअसल कुछ नहीं, वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। ठीक है, जो भी टर्म है यहाँ जिसको मिडिल हमें स्प्लिट करना है वो है कोफिशिएंट ऑफ
x, जो x का कोफिशिएंट है, या फिर आप समझिए जो टर्म x के साथ है वही हमारा ऐसा टर्म है जिसको हमें स्प्लिट करना है। तो सिंपल भाषा में आपको समझ में आया कि ऐसे टर्म को स्प्लिट करना है जो मिडिल में हो, और मिडिल में जरूरी नहीं है कि आपको, हो सकता है एक्स स्क्वायर मिडिल में दे दिया जाए, लेकिन आपको याद रखना है कि हमें स्प्लिट किसको करना है, ऐसे टर्म को जिसके पास सिर्फ x हो, एज, या फिर बोल सकते हैं कि आ, सिर्फ x वाले टर्म्स को हमें स्प्लिट करना है। ठीक, तो आप ये कोफिशिएंट पे भी ज्यादा ध्यान ना दीजिए, ये सिर्फ आप ये ध्यान दीजिए कि जो उसी टर्म को हमें स्प्लिट करना है जिसके पास सिर्फ x हो। ठीक, उस पूरे उसमें पॉलिनॉमियल में। तो आगे चलते हैं और देखते हैं इसकी तरफ। तो ये हमारा सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके से दी है। तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहला काम क्या करना है, तो सबसे पहला काम इस प्रॉब्लम में हमें ये करना है कि हमें फर्स्ट वैल्यू को, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को, जो भी हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसको हमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किस वैल्यू से, कौन कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे हमने मल्टीप्लाई किया कांस्टेंट टर्म से, तो जैसे 6 इंटू 6 था, इस बार ये 6 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये 6 क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो हमें इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया। जैसे हमने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो बाहर निकल के आया वो आया 6 6 36। अब हम ये जो 36 मिला है इसको ऐसा स्प्लिट करना है, ऐसा तोड़ना है कि हमें प्लस या माइनस करने पे इन 36 से 5 आए, या फिर हमें मल्टीप्लाई करने पे उन दो नंबर्स को जो जिन्हें हम स्प्लिट करने की कोशिश कर रहे हैं वो 36 बने। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको हमें करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, और 2 से जाएगा नहीं तो हम 3 से ले जाएंगे, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक, तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा है कुछ। ठीक, फैक्टराइज हो गया हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस प्रकार से होगा। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा। जैसे हम क्या सोच सकते हैं इसमें कि 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो 9 में से अगर मैं 4 माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। मिल गया मिडिल टर्म। हाँ, मैं कहा कि इन जो यहाँ पर हमें दो नंबर ऐसे चुनने हैं, ऐसे सेलेक्ट करने हैं, ऐसे सेलेक्टिव दो नंबर चुनने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पे तो हमारा मिडिल वाला टर्म आए, लेकिन उन्हीं नंबर्स को, जो नंबर जो हम सेलेक्ट किए हैं नंबर, उन नंबर को सेलेक्ट करने के बाद जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो वैल्यू यहाँ बन रही थी वही सेम वैल्यू यहाँ बने। तो बन रही है यहाँ पर 9 4 जा 36। तो बस हो गया हमारा काम, यहाँ पर जो हमें चाहिए था वो मिल गया। तो हम स्प्लिट कैसे कर सकते हैं 5 को, तो हम 5 को लिख सकते हैं 9 माइनस 4। ठीक, तो आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सॉल्व हो रहा है। तो जैसे यहाँ हमारा है 6x स्क्वायर माइनस 5, तो 5 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 9 माइनस 4। ठीक, जैसे यहां पर दिया था 5 की जगह पे मैंने 9 माइनस 4 लिख दिया, x माइनस 6। ठीक, तो हमने स्प्लिट कर दिया। देखिए एक टर्म था जिसको मैंने दो हिस्सों में तोड़ के लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 9x, और माइनस और ये माइनस मिलेगा तो प्लस 4x माइनस 6। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास चार टर्म आ गए तो हम वही चीज करेंगे जो पीछे जाएंगे और देखेंगे ग्रुपिंग। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। तो दो दो टर्म्स के हम ग्रुप बनाएंगे और उनमें देखेंगे कि कुछ कॉमन फैक्टर मुझे मिलता है कि नहीं। तो पहला ग्रुप हमारा ये हुआ और दूसरा ग्रुप ये हुआ। इसमें कुछ कॉमन फैक्टर मिल रहा है आपको, जी हाँ मिल रहा है। क्या मिल रहा है कॉमन फैक्टर, हमें मिल रहा है 3x। हमने 3x को कॉमन ले लिया। जैसे हमने 3x को इसमें से कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 2x माइनस 3, क्योंकि हमने 3 तो पहले से कॉमन ले लिया था, तो 3 3 जा 9 होता था, तो वहां 3 बचा, और एक x था जो हमने पहले से कॉमन ले लिया है, तो बचा यहाँ पर 2x माइनस 3। अगर हम दूसरे टर्म की बात करें तो यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है हमें, तो हाँ यहाँ भी हमें कॉमन मिलेगा। वो कॉमन क्या होगा, तो चलिए पहले टर्म में जो हमें कॉमन मिला तो हम दूसरे ग्रुप ऑफ टर्म्स की तरफ चलते हैं, जो है हमारा 4x माइनस 6। अब इस 4x माइनस 6 में हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, तो ये हम कॉमन ले सकते हैं 2। तो जैसे मैंने 2 कॉमन लिया तो आप जानते हैं 2 2 जा 4 होता है, तो पहले टर्म से हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। ओके, 2 मिला, और फिर 2 कॉमन ले लिया तो 2 2 जा 4 होता है, इसलिए पहले टर्म के पास हमें 2 मिला। फिर दूसरा क्या मिला हमें, x। यहाँ पर क्योंकि x हमारा कॉमन नहीं है, और 2 3 जा 6 होता है, तो दूसरे टर्म जो था उसमें से 2 कॉमन ले लिया मैंने, बाहर ले लिया 2 3 जा 6 में, तो मुझे 3 सिर्फ बचेगा, तो माइनस 3। ठीक, अब होल टर्म्स में से देखिए कुछ ऐसी वैल्यू जो मुझे कॉमन लेनी है पूरे टर्म में, जो ऐसी कोई वैल्यू जिसमें कॉमन ले सकता हूँ जो दोनों टर्म के पास है। तो हाँ ऐसी कोई वैल्यू मुझे दिख रही है, वो वैल्यू कौन सी है, वो है ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 3। तो ये 2x माइनस 3 को मैं क्या कर लूंगा, कॉमन ले लूंगा। तो जैसे 2x माइनस 3 को मैं कॉमन ले लिया तो यहाँ से पहले टर्म में
से 2x-3 चला गया, तो दूसरे टर्म, पहले टर्म में क्या बचा मुझे 3x बचा। ठीक, दूसरे टर्म में से भी मेरा 2x-3 चला गया, तो दूसरे टर्म में मुझे क्या बचा, +2 बचा, तो +2। तो ये मेरा हो गया फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन एकदम सिंपल सा है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बहुत आसान। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा से ये हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपको ज्यादातर क्वेश्चन ये इसी टाइप्स में कुछ मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 6x, सॉरी, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में जो है x² + 6x + 8। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर से वही चीज, हमको क्या करना है, सबसे पहले x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से। ठीक, तो यहाँ x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 होगा, तो 1 को हमें मल्टीप्लाई कर लेना है कांस्टेंट टर्म से, तो मतलब 8। अब ये जो 8 आया इसको ऐसा स्प्लिट करना है, ऐसा हमें तोड़ना है, मतलब कि इसका फैक्टर करने के बाद हमें ऐसी कोई वैल्यू सेलेक्ट करनी है कि सिलेक्शन में हमें प्लस या माइनस करने पे कोई मिडिल टर्म बन रहा हो और उसी सेलेक्टेड वैल्यू, जो दो सेलेक्टेड वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल रहा हो, 8 मिल रहा हो। सिंपल सा एकदम लॉजिक। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक, तो हमने कुछ इस तरीके से इसका प्राइम फैक्टर किया। अब इसके बारे में सोचते हैं जल्दी से। तो देखिए आप 2 2 जा 4, अगर मैं 4 में 2 जोड़ूंगा तो क्या मुझे 6 नहीं मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसी तरीके से 4 में 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मुझे 8 नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो यहां से मेरा जो मैंने दो वैल्यूज सेलेक्ट करी, जो दो वैल्यू सेलेक्ट करी वो क्या सेलेक्ट करी, 4 और 2। तो 4 + 2 क्या होता है 6 और 4 × 2 क्या होता है 8। तो मैंने दो वैल्यू सेलेक्ट करी, सिंपल सा हो गया, काम बन गया मेरा। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, x² + 6। अब मैं 6 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 4 + 2। तो एक ब्रैकेट में मैं लिखूंगा 4 + 2 6 की जगह पे, और x + 8। अब फिर क्या नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, x² प्लस ब्रैकेट हटाऊंगा, जैसे ब्रैकेट हटाऊंगा तो क्या होगा, पीछे से x जो है मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 4x + 2x + 8। कुछ इस तरीके से मेरी वैल्यू बनी। अगर मेरे पास चार टर्म है तो मैं क्या करूंगा भाई, ग्रुपिंग करूंगा, ग्रुपिंग। ठीक, दो दो टर्म्स की ग्रुप बनाऊंगा। तो पहले टर्म का ग्रुप ये और दूसरे टर्म का ग्रुप ये। तो पहले टर्म में हमें क्या कॉमन ले सकता हूं, तो पहले टर्म में मैं x कॉमन ले सकता हूं। अगर मैं पहले टर्म से x कॉमन लिया तो मुझे क्या मिलेगा, पहले टर्म में x बचा था तो वहां मिल गया, प्लस दूसरे टर्म्स में मुझे क्या मिल गया 4। ठीक, अब दूसरे ग्रुप में बात करते हैं। तो दूसरे ग्रुप में देखिए यहाँ क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ आपको सीधे दिख रहा होगा कि मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे पहले इस ये वाले टर्म में भी 2 मिल रहा है और दूसरे वाले जो टर्म है इसका सेकंड वाला जो हिस्सा है उसमें भी मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि 2 4 जा 8 होता है। तो मैंने +2 कॉमन ले लिया। जैसे +2 कॉमन लिया तो पहले वाले टर्म्स में 2 तो बाहर चला गया, सिर्फ x बचा। दूसरे वाले टर्म में 2 4 जा 8 होता है, तो क्या बचा 4 बचा। अब पूरे टर्म्स में देखिए आपकी कुछ ऐसी वैल्यू जो दोनों में कॉमन हो रही है, तो हाँ है ऐसी, कौन सी वैल्यू, कौन सी वैल्यू है ऐसी, x + 4। तो x + 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा मेरा x + 2। दूसरे टर्म में मेरा x + 2 बचा। तो इस तरीके की कुछ वैल्यू मुझे मिल गई और मेरा आंसर आ गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 2x² + 5x + -3। सिंपल सा फिर से वही चीज, हमें क्या करना होगा, द कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करना होगा कांस्टेंट टर्म से। तो कोफिशिएंट ऑफ x² को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, कांस्टेंट टर्म से। अब कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6 आया। अब 6 को ऐसा स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पे 5 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए। ठीक, उन दो वैल्यू को जो मैं सिलेक्ट करूंगा। तो फिर से देखिए क्या कर सकते हैं, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक, अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसा कुछ लिख सकता हूं क्या, 6 - 1। तो 6 - 1 करूंगा तो क्या आएगा मेरा, 6 - 1 करूंगा तो 5 आएगा, मिडिल टर्म बन गया। अब इन्हीं दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, तो इन्हीं दोनों वैल्यूज को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 6 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके करके कुछ मुझे वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं और देखता हूं क्या है। तो 2x² प्लस माइनस, सॉरी, मैं 5 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 6 - 1x -3। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पर क्या बन रहा है, 2x² प्लस, ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो 6x -x -3। अब फिर से दो दो के पेयरिंग होगी और कुछ कॉमन मिलना चाहेगा। तो ये क्या कॉमन हो सकता है इस टर्म में, इस टर्म में मुझे 2 और x कॉमन मिल जाएगा। तो क्या बचेगा मेरा, अगर मैं 2x कॉमन ले लिया तो पहले टर्म से x बच रहा है, प्लस
3 बचेगा, क्योंकि मैंने 2 कॉमन ले लिया है तो मुझे 3 बचेगा वहां पर दूसरे टर्म में इसमें। अब दूसरे ग्रुप में चलते हैं, दूसरे ग्रुप में कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है तो मैं -1 कॉमन ले लूंगा, क्योंकि दोनों के पास माइनस माइनस है। जैसे ही -1 कॉमन लूंगा तो अंदर की दोनों ब्रैकेट वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी। ओके, अब पूरे इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, तो पूरे टर्म में x+3 कॉमन ले सकते हैं। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 2x-1। तो इस तरीके से कुछ ये फैक्टराइजेशन सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको फैक्टराइजेशन भी समझ में आ रहा होगा, कैसे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट वाला फैक्टराइजेशन कर रहे हैं वो भी समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन फिर रहा 4x² - 12x+5। ये आपके लिए होमवर्क जरूर करिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखिए, ठीक, जो भी फैक्टराइजेशन आता है। अगला हम लोग तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको अगला वीडियो भी किस टॉपिक पे चाहिए, उस पे भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उस चैप्टर पे जरूर अच्छे से अच्छा लेक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जो नीचे आ रहा होगा उसको जरूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि हम वहां पर कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछने या फिर आपको क्वेरीज होगी कुछ, तो आप वहां भी पूछ सकते हैं, ठीक। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग योर लाइफ। बाय।